हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में, कुछ ऐसी सर्जिकल टेक्निक्स जो कि बहुत एब्जॉर्बिंग है, बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अ, इसमें क्या है कि हम आंत, इंटेस्टाइन, जिसको हम आंतड़ियां कहते हैं, आंत के कुछ हिस्से को हम यूज करते हैं कुछ कंडीशंस को सही करने के लिए, कुछ डिजीजेस में आंत को यूज करते हैं कुछ ऑर्गन्स बनाने के लिए बॉडी के ही अंदर, जिससे मरीज को बहुत बेनिफिट होता है, जिससे कई जिंदगियां बदल जाती हैं। सो वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि जो इंटेस्टाइन है, जो हमारी आंतड़ी है, इसका जो एग्जैक्टली जो एक्चुअल जो लेना देना है वो तो खाने से है, खाने को हजम करना। और जैसा हम इस स्लाइड में देखेंगे कि हमारी जो आंतड़ियां हैं, सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप से खाना जो है स्टमक में जाता है। स्टमक जो है भोजन की थैली होती है। स्टमक में, भोजन की थैली में कुछ देर तक खाना जो रहता है, वहाँ पर वो मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। उसके बाद फिर वो पास ऑन होता है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत में जो हमारा खाना है वो बाइल के साथ मिलता है, जो बाइल जो लीवर से आता है, और पैनक्रियास जो है वो अपने जूसेस देता है। तो छोटी आंत में जो खाना है वो बाइल और पैनक्रियास के जो जूसेस है उसके साथ वो मिलता है, वहाँ पर एसिमिलेशन होती है। और वहाँ पर जो खाना है वो आ, आ, ऐसा मिक्स हो जाता है कि उसके जो जूसेस हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब वो वहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। तो इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है, वो खाने को एसिमिलेट करती है बाइल और पैनक्रेटिक जूसेस के साथ मिलाकर। और फिर जो पौष्टिक तत्व हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमें एनर्जी चाहिए, जो बॉडी में हमें जीने के लिए, जो हमें एक्चुअली जो खाना खाते हैं, जो हमारे सेल्स को फिर वो मॉलिक्यूल्स जाते हैं, वो वाइटामिन जाते हैं, प्रोटीन्स जाते हैं, तो ये सारा कुछ जो है वो छोटी आंत से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। सो छोटी आंत जो है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, जो छोटी आंत है ये तकरीबन तकरीबन 17-18 फीट की होती है। और एक्चुअली इसे कहते छोटी आंत है क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है। तो ये बाद ये जो खाना है, जब इसका जो न्यूट्रिएंट्स जो है जब ब्लड में चले जाते हैं, जो रेसिडुअल जो बचा यू नो जो रेसिडुअल मटेरियल होता है, फिर वो पास ऑन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन है जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं। ये तकरीबन तकरीबन 5-6 फीट की होती है। इसे बड़ी आंत इसलिए कहते हैं कि इसका डायमीटर जो है छोटी आंत से ज्यादा होता है। वैसे जो इसकी लेंथ है वो छोटी आंत से कम होती है। सो बड़ी आंत में क्या होता है कि जो रेसिडुअल मटेरियल है उसमें से पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके बाद स्टूल की फॉर्मेशन होती है, फीकल मैटर की फॉर्मेशन होती है। और बड़ी आंत जो है उसमें बहुत ट्रिलियंस में माइक्रोब्स होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, एक फ्लोरा होता है जो इंटेस्टाइन के फ्लोरा को मेंटेन करता है और हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करता है। ये बहुत यूजफुल चीज होता है, ये जो फ्लोरा होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो खाना है, जैसे आप लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे तो उसका जो शुरू का हिस्सा है, उसमें अपेंडिक्स भी लगी होती है, असेंडिंग कोलन होता है, फिर ये जो ट्रांसवर्स कोलन होता है, फिर डिसेंडिंग कोलन होता है, फिर सिग्मॉइड कोलन होता है। सिग्मॉइड कोलन का जिक्र आगे वीडियो में होगा। तो सिग्मॉइड कोलन होता है, उसके बाद रेक्टम होता है। रेक्टम वो होता है जो रिजर्वायर होता है, वो एक थैली होती है जहाँ पर फीकल मैटर स्टोर होता है। और जब हमें अर्ज होती है स्टूल पास करने की, तो फिर जो पेल्विक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है। और उसके बाद फिर ये स्टूल मैटर जो है वो लास्ट पार्ट जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, वो वहाँ पर एनल कैनाल होता है, वो कैनाल है। उसके बाद एनस होता है, वो ओपनिंग होती है, वहां से फीकल मैटर बाहर आता है। तो ये जो जीआईटी है, जैसे आपने इस डायग्राम में भी देखी, स्लाइड में भी देखी, तो ये जो जीआईटी है, इसका जो फंक्शन है, जो आंतड़ियों का जो फंक्शन है, मेन तो यही होता है, ये खाने से लेने देना है, खाने को हजम करना, स्टूल मैटर बनना। और लेकिन आज का जो वीडियो है वो है आंत को हम सर्जरी में कैसे यूज करते हैं, कुछ कंडीशंस में कैसे यूज करते हैं कि कुछ बीमारियां ठीक हो जाए, कुछ कंडीशंस ठीक हो जाए, कुछ जिंदगियां संवर जाए। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पे है। तो बेसिकली आप अब ये जो स्लाइड है इसमें आप देखेंगे कि आंत को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है वजाइनोप्लास्टी।
यानी कि वजाइना की फॉर्मेशन। तो दोस्तों, वजाइनोप्लास्टी का जो इतिहास है, इसकी जो हिस्ट्री है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो जो वजाइनोप्लास्टी है, ये आज की बात नहीं है। और लोग वजाइनोप्लास्टी के लिए इच्छुक बहुत पहले भी होते थे। तो 2021 में एक स्टडी है, एक पब्लिकेशन है, इसका नाम है एंशियंट एंड मेडाइवल टाइम, द सेज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्रांस स्टडीज। सो 2021 में एक पब्लिकेशन है जिसमें ये मेंशन किया है, जिसका टाइटल है पीपल सीकिंग वजाइनोप्लास्टी इन सेकंड सेंचुरी। तो लॉन्ग वे बैक, पहले लॉन्ग वे बैक यानी सदियों पहले भी लोग ये इच्छा जाहिर करते थे कि ट्रांसजेंडर्स उस समय भी होते थे, या वजाइना की का ना होना उस समय भी रिपोर्टेड होता होगा, और उस समय भी लोगों ने ये इच्छा जाहिर की कि कुछ ऐसा किया जाए कि उनकी वजाइनोप्लास्टी हो। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है कि मॉडर्न वजाइनोप्लास्टी कब हुई। मॉडर्न वजाइनोप्लास्टी आज की बात नहीं, मॉडर्न वजाइनोप्लास्टी हुई, फर्स्ट केस मॉडर्न वजाइनोप्लास्टी का हुआ 1931 में। और ये जिस शख्स पे ये हुआ वजाइनोप्लास्टी, उनका नाम है लिली एल्बे। और ये लिली एल्बे डैनिश पेंटर थे, और इनके ऊपर एक हॉलीवुड मूवी, एक ब्रिटिश मूवी भी बनी है। सो बेसिकली लिली एल्बे एक ट्रांसजेंडर थे, और इन्होंने इच्छा जाहिर की कि इनकी वजाइनोप्लास्टी हो, और इनकी वजाइनोप्लास्टी 1931 में हुई। और ये जो मूवी बनी, ये 2015 में बनी, और काफ़ी अवार्ड्स मिले इस मूवी को। वजाइना जो एक फीमेल का ऑर्गन है, तो कभी ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पर वजाइना फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती, या वजाइना जो है बाई बर्थ, जिसको हम कहते हैं वजाइनल एट्रीजिया, जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। वजाइनल एट्रीजिया एक ऐसी है जो एक कंजेनिटल बीमारी है, कंजेनिटल डिजीज है, कंडीशन है, जिसमें क्या है कि वजाइना की फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। ये 4000 बर्थ में एक में, या कह लो 4000 में एक से लेके 10,000 में एक, ये इसका इंसिडेंस है। तो और इसका पता तब चलता है जब लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है, तब जाके ये मालूम होता है कि जो वजाइना की फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हुई। तो यहाँ पर हम वजाइनोप्लास्टी करते हैं, और यहाँ पर हम कोलोन आंतड़ी का कोई हिस्सा यूज करते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आंत और कहाँ कहाँ यूज होती है, जैसे आप स्लाइड में देखेंगे कि कैंसर इसोफेगस या स्ट्रिक्चर इसोफेगस, यानी कि जब हमारा जो फूड पाइप है, जो जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो 25 सेंटीमीटर का फूड पाइप है। अगर वो किसी कारण, कैंसर के कारण या किसी और चीज के कारण स्ट्रिक्चर हो जाता है, या जैसे किसी ने गलती से तेजाब पी लिया, तो जो खाने के जो ये फूड पाइप है वो अंदर से टाइट हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है, तो खाने में दिक्कत है, पीने में दिक्कत है। तो फिर हम इस उस हिस्से को हमको निकालना पड़ता है। सो इसोफेगस, या उसको बाईपास करना पड़ता है। स्ट्रक्चर में हम बाईपास करते हैं, कैंसर में हम इसोफेगस को निकाल देते हैं। तो उस कंडीशन में इसोफेगस को रिप्लेस करती है हमारी आंत, बड़ी आंत या छोटी आंत। तो वहां पर हम उसको जो है इम्प्लांट कर देते हैं विद ब्लड सप्लाई, और जोड़ बना देते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, जैसे आप इस स्लाइड में देखेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर में कभी कभी कैंसर हो गया, या कुछ किसी और बीमारी के कारण हमें ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर को अगर निकालना पड़ जाए, तो फिर यूरिन कहाँ स्टोर होगा। तो यूरिन को स्टोरेज करने के लिए हम आंत का एक हिस्सा ले लेते हैं, और उस हिस्से का एक एंड जो है वो बंद कर देते हैं, और एक एंड को हम बाहर स्किन के साथ एब्डोमिनल वॉल में, पेट में बाहर वहां पर हम उसकी एक ओपनिंग बना देते हैं, और वहां से जो है फिर यूरिन जो है वो बाहर आता है। और किडनी से आप इस डायग्राम में देखिए, किडनी है और दो यूरेटर है, और इन यूरेटर्स को हम इंटेस्टाइन के साथ, उस इंटेस्टाइन जो हमने आइसोलेट किया है, जो पाउच बनाया है, जिसको हम कहते हैं आइलियल कॉन्ड्यूट, तो वहां पर यूरेटर को इम्प्लांट कर देते हैं। तो किडनी जो यूरिन अब बनाएगी, तो वो अब आइलियल कॉन्ड्यूट में जाएगा, और वहां से वो बाहर जो है, जो ओपनिंग हमने बनाई है पेट के बाहर, उसका एक एंड है,
तो उसमें ये यूज़ हो जाता है। तो इंटेस्टाइन का एक और, जैसे आप इस स्लाइड में देखेंगे कि इंटेस्टाइन को यूज़ किया जाता है आइडियल पाउच बनाते हैं। जैसे कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमको बड़ी आंत सारी की सारी निकालनी पड़ती है, सारी की सारी 5 फुट या 6 फुट की बड़ी आंत सारी की सारी निकालनी पड़ती है। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ब्लीडिंग होती है, पेशेंट को बहुत कंडीशन खराब होती है और दवाइयों से आराम नहीं आ रहा है और कैंसर होने का रिस्क है, तो हमको बड़ी आंत सारी की सारी निकालनी पड़ती है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बड़ी आंत को जब निकाल देते हैं तो फिर क्या रह जाता है पीछे, आप देखोगे इस डायग्राम में, अगर बड़ी आंत सारी निकाल दी तो छोटी आंत जो है उसको फिर उसका जो रास्ता है वो एनल कैनाल के साथ, जो आखिरी का 4 सेंटीमीटर का हिस्सा है उसके साथ उसका जोड़ बनाना होता है। अगर हम ये सीधा जोड़ बना देंगे तो जो है स्टोर करने का जो एक कैपेसिटी होती है फीकल मैटर की, वो नहीं रहती। तो एक एक पाउच बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं आइडियल पाउच। तो एक एस शेप फैशन कर देते हैं हम, छोटी आंत के हिस्से को ही फैशन कर देते हैं, उसका एक रिजर्वायर बना देते हैं और उस पाउच को फिर हम जोड़ बनाते हैं एनल कैनाल के साथ। तो ये तो आंतड़ियों के वो कंडीशंस हैं जिसमें हम आंतड़ियों को यूज करते हैं। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो है वजाइनोप्लास्टी। तो बेसिकली वजाइनोप्लास्टी जो है, मैं फिर से ये स्लाइड दिखाता हूँ। वजाइनोप्लास्टी किस किस कंडीशन में, जैसे नॉर्मली किस कंडीशन में हम वजाइनोप्लास्टी करते हैं, तो वजाइनोप्लास्टी यानी कि वजाइना का नया बनाना, नई वजाइना बनाना। तो वजाइनोप्लास्टी जो है यानी कि नई वजाइना बनाना। वैसे तो नई वजाइना बनाने के कई टेक्निक्स हैं। आज जो मैं जिक्र करूंगा वो मैं यूज करूंगा बॉबल वजाइनोप्लास्टी का, या कोलोन वजाइनोप्लास्टी का, या सिग्मॉइड कोलोन वजाइनोप्लास्टी का। जैसा आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये बड़ी आंत इस स्लाइड में आपको नजर आ रही है। इस बड़ी आंत में आप देखोगे एक डिसेंडिंग कोलोन है, उसके बाद सिग्मॉइड कोलोन है, उसके बाद रेक्टम है, और ये रेक्टम जो है आखिरी का हिस्सा है, और वो ये जाके मिलता है एनल कैनाल से, जहाँ पर एनस होता है। तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, हम यूज करते हैं सिग्मॉइड कोलोन को। सो सिग्मॉइड कोलोन का हम कुछ 12 से 15 सेंटीमीटर का हिस्सा आइसोलेट करते हैं। तो हम सर्जिकली इंसिजन देते हैं, जहाँ एक मार्किंग आपको नजर आएगी स्लाइड में, X1 X2, जहाँ पर हमने एक इंसिजन दिया, जहाँ पर हमने सिग्मॉइड कोलोन को वहाँ इंसिजन दिया, वहाँ से उसको डिवाइड किया। तो X1 वो एरिया है जिसको हम बाद में Y1 के साथ जोड़ते हैं। और जो सिग्माइड कोलोन का ब्लड सप्लाई बचा के जो हिस्सा 12 से 15 सेंटीमीटर का जो हमने बचाया है, उसके अपर एंड X2 है और उसका जो लोअर एंड है वो Y2 है। सो X2 और Y2 यानी कि सिग्माइड कोलोन के ये हिस्से को हम आइसोलेट करते हैं ब्लड सप्लाई के साथ, ताकि वो उसमें ब्लड सप्लाई रहे और वो लाइव टिश्यू रहे। सो अब ये इसका पेडिकल बन गया। अब हम इसको जो है एंटीग्रेड या रेट्रोग्रेड, इसको हम अगर हम रेट्रोग्रेड करें तो हमें इसकी लेंथ ज़्यादा मिलती है। तो इस हिस्से को अभी हम न्यू वजाइना बनाते हैं। और जैसे आप अगली स्लाइड में देखेंगे कि हमने सिग्मॉइड कोलोन को, उस सेगमेंट को साइड में लिया, उसको हमने रेट्रोग्रेड किया। तो जो Y2 था वो ऊपर की तरफ, उसको हमने परमानेंटली सूचर कर दिया या स्टेबल कर दिया, वो ब्लाइंड हो जाता है, उसको हम बंद कर देते हैं। और यहाँ पर जो आप एरिया देखेंगे X2, सो इससे हमने बना दिया वजाइना की वो ओपनिंग, जो हम बाहर की तरफ लेकर आते हैं, पेरिनियम में एक रास्ता बनाते हैं, जो यूरिथ्रा यानी कि जो पेशाब का जो रास्ता है उसके, और जो एनल ओपनिंग है जहाँ से फीकल मैटर बाहर आता है, उन दोनों के बीच में, यानी एनस और यूरिथ्रा के दोनों के बीच में, जहाँ पर नॉर्मली वैसे भी वजाइना बनती है या बनी होती है, उस एरिया में हम सिग्मॉइड कोलोन के उस एंड को, यानी कि X2 वाले हिस्से को बाहर लेकर आते हैं और वहां पर उसको परमानेंटली प्लेस कर देते हैं और वहां पर एक जोड़ बना देते हैं। और ये जो प्रोसीजर है जिसमें सिग्मॉइड कोलोन वजाइनोप्लास्टी कहते हैं, ये
इसमें जो वजाइना बनती है, ये नेचुरल वजाइना से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती हैं, क्योंकि इसमें लेंथ अच्छी मिलती है, इसमें डायमीटर अच्छा मिलता है और इसकी जो इनर लाइनिंग है, उसमें म्यूकोज़ा होता है। म्यूकोज़ा यानी कि अंदर वाला एरिया सॉफ्ट होता है और ये जो म्यूकोज़ा होता है, बड़ी आँत का जो म्यूकोज़ा है, ये म्यूकस सिक्रीट करता है, जिसके कारण जैसे वजाइना नॉर्मली अंदर से मॉइस्ट होती है, इसी तरीके से जब ये वजाइनोप्लास्टी हम करते हैं, न्यू वजाइना बनाते हैं, तो अंदर से ये एरिया भी सॉफ्ट होता है। सो sigmoid colon vaginoplasty is a preferred technique for formation of new vagina. तो आशा करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही होगी और इससे एक जनरल अवेयरनेस होती है और इसका बेनिफिट लोग ले सकते हैं, जो भी इसके इच्छुक हैं, जो भी अपने आप को करेक्ट करवाना चाहते हैं, तो इस टेक्निक से, इस सर्जिकल प्रिंसिपल से उनको बहुत बेनिफिट होगा, ये मैं आशा करता हूँ। सो गुड बाय। यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड लक। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।